गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे मॉकड्रिल सीरीज 14, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ ओपन जीरो के लिए वो ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 391। What according to the Duke in the My Last Duchess called that spot of joy into the Duchess' cheek beside the presence of her husband? अकॉर्डिंग टू द ड्यूक के अनुसार माई लास्ट डचेस पोएम में स्पॉट ऑफ जॉय है। स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक बिसाइड्स द प्रेजेंस ऑफ हर हस्बैंड। उसके पति के प्रेजेंस के अलावा उसके गालों पर क्या चीज़ है जो स्पॉट ऑफ जॉय है? गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम है। कोटेस रिमार्क मेड बाई द पेंटार। बफ ऑफ चेरीज प्रेजेंटेड बाई एन ओफियस फूल। डॉपिंग ऑफ सनलाइट इन द वेस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोर्टिस रिमार्क मेड बाय द पेंटर। उस पेंटर का नाम होता है फ्रा पेंडोल्फ। एक्सप्लेनेशन है उसका। क्वेश्चन 392। हाउ मैनी इम्पॉसिबल टास्क डज डन इम्यूरेट इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ हिज पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार? जॉन डन की पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। इसके फर्स्ट स्टैंजा में कितने इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बताया है? 7, 5, 6 या 4? जॉन डन ने अपनी पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में इम्पॉसिबल टास्क की बात की है। अब फर्स्ट स्टैंजा में कितने इम्पॉसिबल टास्क की बात की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। जो 5 इम्पॉसिबल टास्क की बात की है उसमें सबसे पहला टास्क है कैच अ फॉलिंग स्टार। सेकेंड, impregnate a mandrake root. Third, find out where the past years have gone. Clove the devil's foot. ये फोर्थ टास्क हो गया। और फिफ्थ टास्क है टीच द मरमेड्स सॉन्ग। ये 5 इम्पॉसिबल टास्क की बात की है जॉन डन ने अपनी पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में। क्वेश्चन नंबर 393। हाउ फार डज डन इन हिज पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार advise the seeker of a true woman to travel to the farthest pole of the earth for 10,000 days and nights in the center of the earth throughout the universe? जॉन डन ने अपनी पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में सलाह दी है एक ट्रू वुमैन को ढूंढने की, तलाश करने की। कितनी यात्रा करने के बाद, कितनी दूर की यात्रा करने की बात की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर 10,000 डेज एंड नाइट। 10,000 दिन और नाइट की यात्रा करने की बात कही है जॉन डन ने अपनी पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में। क्वेश्चन नंबर 394। द थीम ऑफ निसिम इजिकियल पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। निसिम इजिकियल की पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसकी मेन थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्फलेस मदरहुड। क्वेश्चन नंबर 395। हाउ डज सैली इन हिज ओड टू द वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड? पीवी सैली ने अपनी पोएम ओड टू वेस्ट विंड में कंपेयर किया खुद का विंड के साथ। किस रूप में? टुमल्टियस, हर्नस, माइटी, टेमलेस, स्विफ्ट, प्राउड, impetuous, incanting, claimed and bold। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड के रूप में कंपेयर किया खुद का विंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 396। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु इज रॉस रेफरिंग टू व्हेन ही यूजेस द डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्रिजग्रूम? शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, उसमें रॉस ने रिफर किया है, उन्होंने यूज़ किया है एक डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्रिज रूम। ये डिस्क्रिप्शन रॉस ने किसको रिफ़र किया है? मंकू को, मैकडोनाल्ड को, मैकबेथ को या फ्लेंस को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकबेथ को।
शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ। रॉस रिफर करता है मैकबेथ को और यूज करता है डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्रिज ग्रूम। बेलोना एक रोमन गॉडेस ऑफ वॉर रहती है। क्वेश्चन नंबर 397, वॉज द होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ? वॉट होप इज लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लेडी मैकबेथ ने कही है और इसमें लेडी मैकबेथ किस होप की बात कर रही है, किस उम्मीद की बात कर रही है, किस आशा की बात कर रही है लेडी मैकबेथ? ऑप्शन ए में है टू किल मैकडफ, ऑप्शन बी टू बी किंग हेयर आफ्टर, ऑप्शन सी टू गेट द डैम्ड स्पॉट ऑफ ब्लड आउट, या ऑप्शन डी टू बिलीव दैट Banquo's ghost would not plague Macbeth। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू बी किंग हेयर आफ्टर। एक्सप्लेनेशन देखिए, मैकबेथ प्ले में लेडी मैकबेथ क्वेश्चन करती हैं कि वॉज द होप ड्रैंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ। ये रिफर किया गया है मैकबेथ के एम्बिशन टू बिकम किंग। मैकबेथ का एम्बिशन है किंग बनने का, ये एक उम्मीद है कि मैकबेथ राजा बनेगा। इस होप की बात कर रही है लेडी मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 398, हाउ डिड द विलेजर्स इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निजिम एज़ेकियल रिएक्ट टू द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट? निसिम इजिकल की पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इस पोएम में जो विलेजर्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को लेकर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे कर्स एंड अब्यूज द मदर फॉर ब्रिंगिंग अपॉन देम द रेथ ऑफ गॉड के रूप में जो विलेजर्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 399, why had the scorpion entered the house in Ezekiel's night of the scorpion? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में जो स्कॉर्पियन होता है, बिच्छू होता है, वो घर में क्यों प्रवेश कर जाता है? ऑप्शन ए, ही हैड अ डायबोलिक प्लान, ऑप्शन बी, ही वांटेड टू टेस्ट द पेशेंस ऑफ द विलेजर्स, ऑप्शन सी, ही वाज सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टडी रेन, ऑप्शन डी, ही हैड बीन कंज्यूर्ड अप बाय फेथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही वॉज सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टीडी रेन, क्योंकि कई घंटों से बारिश हो रही थी, उस बारिश से बचने के लिए ही जो स्कॉर्पियन होता है वो घर में एंटर कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 400, हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑर्लैंडो हाउ टू बी बेटर लव? फोबी, सिल्वियस, गैनीमेड या एलियाना? एज यू लाइक प्ले में ऑर्लैंडो को कौन सिखाता है बेटर प्रेमी बनना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैनीमेड। रोसालिंड जो डिस्गाइज होती है एक यंग मैन के रूप में और अपना नाम रख लेती है गैनीमेड। गैनीमेड ही उसको सिखाती है, ऑर्लैंडो को सिखाती है एक बेटर लवर बनने। क्वेश्चन नंबर 401, what should a man study according to Bacon in his essay of studies his would be wondering? Mathematics, logic, law, schoolman? अकॉर्डिंग टू बेकन, फ्रांसिस बेकन ने अपनी एसे ऑफ स्टडीज़ में कहा है कि अगर उसकी बुद्धि अगर भटक रही हो तो आपको किस विषय की स्टडी करना चाहिए? अगर आपकी बुद्धि भटक रही है तो आपको किसकी स्टडी करना चाहिए? मैथमेटिक्स, लॉजिक, लॉ या स्कूलमैन की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथमेटिक्स की। अगर आपकी बुद्धि भटक रही है तो आपको मैथमेटिक्स की स्टडी करना चाहिए। According to Bacon of studies, if a man's wit is wandering, he should study mathematics. Another option Bacon suggests is studying the schoolman if one struggle to distinguish differences. यदि आप मतभेद में अंतर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आपको स्कूलमैन की स्टडी करना चाहिए। स्कूलमैन मतलब स्कूली बच्चों पर अध्ययन करना चाहिए। Question number 402, who was it that wanted to reverse the wrongs of fortune of the chimney sweepers in Lamb's essay
इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। लैम्स का ऐसे है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। इसमें जो चिमनी स्वीपर्स का फॉर्चून होता है, गलत फॉर्चून को कौन रिवर्स करना चाहता है? नोबल, रेकल्स, मिस्टर रीड, सैलूब, द हर्ब, वुमेन्स डार्लिंग या जेम्स वाइट। चिमनी स्वीपर्स के जो बैड फॉर्चून है उसको कौन पलटना चाहता है, कौन रिवर्स करना चाहता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स वाइट। जेम्स वाइट ने ही चिमनी स्वीपर्स के लिए एनुअल फीस्ट का अरेंजमेंट किया था, ऑर्गेनाइज किया था चिमनी स्वीपर्स के लिए एनुअल फीस्ट, जेम्स वाइट ने ही। क्वेश्चन नंबर 403, द ड्यूक इन ब्राउनिंग पोएम माई लास्ट डचेस comes across as a novel, generous soul, possessive and egotistical person, lover of horses, man of honor। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, possessive and egotistical person। Question number 404, of all the strange wonders, the strangest in the poem Go Catch a Falling Star would be। सभी स्टैंड वर्डर्स, जो स्टैंड वर्डर्स थे वो सभी स्टैंड वर्डर्स में थे, सबसे अजीब गरीब क्या चीज़ थी? कैच अ फॉलिंग स्टार, डिस्कवर द इयर्स गॉन बाई, लर्न टू हियर मरमेड्स सिंग या फाइंड अ वुमन फेयर एंड फेथफुल। सभी स्टैंड वर्डर्स में से सबसे स्टेंस क्या चीज़ थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्कवर द इयर्स गॉन बाई। जो बीते हुए साल है उसको कैसे ढूंढा जाए, ये सबसे विचित्र चीज थी जॉन डन की पोएम गो कैच अ फॉलिंग स्टार में। क्वेश्चन नंबर 405, द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस फॉर नन ऑफ वुमेन बोर्न सेल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट। जो लास्ट प्रोफेसी रहती है विचेस की रहती है कि नन ऑफ वुमेन बोर्न सेल हार्म मैकबेथ, मतलब औरत से जन्मा कोई भी व्यक्ति मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जब मैकबेथ की फाइट होती है अगेंस्ट किसके विरुद्ध? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकडफ। None of women born shall harm Macbeth is fulfilled when Macbeth kills Macbeth। Macduff was born via सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि मैकडफ का जन्म हुआ था सिजेरियन सेक्शन से हुआ था, इसलिए मैकबेथ जो मैकडफ होता है वो मैकबेथ की हत्या कर देता है। क्वेश्चन नंबर 406, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरेशर इन लाइफ्स फीस्ट इज rich diet, sleep, love, solace offered by friends। मैकबेथ के अनुसार जो चीफ नरीसर है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लीप। मैकबेथ का इन मैकबेथ प्ले में द चीफ नरीसर इन लाइफ फीस्ट इज स्लीप, और ये जो फेमस लाइन आई है ये एक्ट सेकंड सीन सेकंड में आई है। इन दैट सीन, इस सीन में मैकबेथ ने बहुत सारी इमेजरी यूज़ किया और डिस्क्राइब किया स्लीप को। स्लीप को कई तरह से डिस्क्राइब किया है, जैसे द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ के रूप में, सो लेवर्स बात के रूप में, वार्म ऑफ हार्ट माइंड्स के रूप में, ग्रेट नेचर सेकेंड पोस्ट के रूप में, एंड क्रूशली चीफ नरीसर इन लाइफ्स फीस्ट के रूप में। तो ये डिस्क्रिप्शन है स्लीप का। तो ये 5 डिस्क्रिप्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 407, when is the title of Thane of Cawdor bestowed on Macbeth and by whom? थेन ऑफ काउडोर, ये टाइटल मैकबेथ को दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था? ऑन द बैरन हीथ बाय बंकू, इन इनवर्नेस बाय लेडी मैकबेथ, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन, या ड्यूरिंग द बैटल बाय द किंग्स मिसेई।
रॉस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन। किंग डंकन के द्वारा थेन ऑफ काउडर टाइटल मैकबेथ को दिया गया था जब वो डिफीट मतलब पराजय करके आया था नॉर्वे को हराकर जब आया था वापस, तो किंग डंकन ने उसको थेन ऑफ काउडोर टाइटल दिया था। क्वेश्चन नंबर 408, द राइथनिंग of eunuch in vacant ecstasy in the dance of eunuch alludes to there. The writhing of eunuch in vacant ecstasy in the dance of eunuch. डांस ऑफ यूनक कमलादास की पोयम है। ये इशारा करती है किसकी तरफ? कंटेनमेंट इन लाइफ की तरफ, इमोशनल ब्लैंकनेस, फिजिकल एजिलिटी या जील एंड इंथुजियाज्म की तरफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमोशनल ब्लैंकनेस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 409, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन बाय ब्राउनिंग फॉर कॉलिंग अप द स्पॉट ऑफ जॉय ऑन हिज लास्ट डचेस फेसेस? वफ ऑफ चेरीज, वाइट म्यूल, नेपच्यून, टेमिंग अ सी हॉर्स, हरसमेंट्स, प्रेसेंस। इसमें कौन सी चीज़ है जो मेंशन नहीं है ब्राउनिंग के द्वारा उनकी जो पोएम है माई लास्ट डचेस में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपच्यून टेमिंग अ सी हॉर्स। जो डचेस का फेस है, डचेस के फेस पे कौन सी चीज़ मेंशन नहीं है? तो नेपच्यून टेमिंग अ सी हॉर्स ये मेंशन नहीं है। बाकी बफ ऑफ चेरीज ये मेंशन है, वाइट म्यूल भी मेंशन है, हर हस्बैंड पेशेंस, उनके पति का पेशेंस भी मेंशन है डचेस के फेस पर। क्वेश्चन नंबर 410, Keats say in his ode on a Grecian urn that unheard melody is sweeter because। कीट्स कहते हैं अपनी पोएम ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में कि अनहेयर्ड मेलोडी इज स्वेटर। क्यों कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दे स्ट्राइक द कॉर्ड्स ऑफ द स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 411, देयर इज नन बट ही हु इज बीइंग आई डू फियर, हु इज द पर्सन मैकबेथ एडमिट टू बीइंग फियरफुल ऑफ? कौन सा पर्सन है जिससे मैकबेथ डरता है? मंकू, लिनॉक्स, मेलकॉम या रोस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकू। क्वेश्चन नंबर 412, who in R.K. Narayan, the vendor of sweets, acts as a catalyst in the process of Jagan's transformation? Mali, Hebb, Blankner, Kajin या ग्रेस? आर.के. नारायण का वर्क है वेंडर ऑफ स्वीट्स। इसमें जो जगन होता है, जगन के ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया में कौन उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेयर ब्लैंकनर। मतलब जो ओल्ड आई मेकर होता है ये उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है जगन के ट्रांसफॉर्मेशन में। क्वेश्चन नंबर 413, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट? रिपोर्ट राइटिंग भी है आरपीएससी के पेपर में, तो रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है इसमें से? फैक्चुअल डिटेल्स, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, पोएटिक एम्बेलिशमेंट या क्लैरिटी एंड ब्रेविटी? करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, पोएटिक एम्बेलिशमेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है रिपोर्ट्स की। बाकी फैक्चुअल डिटेल्स, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी एंड ब्रेविटी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है रिपोर्ट राइटिंग की। क्वेश्चन नंबर 414, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू of writing an abstract of report? Summarize the main contents of the report, includes a short statement of the methods used, it mentions the conclusion reached, it is written before the preparation of the report। कौन सा सही नहीं है? इन चार ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है रिपोर्ट के संबंध में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट इज़ रिटन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। ये इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शन ए बी सी ये करेक्ट है।
देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट शुड बी रिटन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिपोर्ट, मतलब बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट नहीं, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, बिकॉज इट समराइज द मेन कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। तो यहाँ पे आफ्टर होगा ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 415, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड। मिल्टन के अनुसार ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम में हाउ डज वन बेस्ट सर्व गॉड, गॉड के प्रति कौन सी सर्वोत्तम सेवा है। बाय रिटर्निंग टू चाइल्ड, सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, exacting day labor, hiding one's innate talent। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। क्वेश्चन नंबर 416, फिगर ऑफ स्पीच बतानी है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में, सिमली, मेटाफॉर, एलेगरी या पर्सोनिफिकेशन। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, पर्सोनिफिकेशन। Question number 417. Stan's sights invisible to see from dance go and catch a falling star is an example of। ये एग्जाम्पल किसका है, ओनोमेटोपोइया का, यूफेमिज्म का, पैराडॉक्स का और हैडोइंग का। फोरशैडोइंग, पैराडॉक्स, यूफेमिज्म या ओनोमेटोपोइया। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, पैराडॉक्स का। Question number 418. The figure of speech used in the line "They stitch in never-ending line" from the poem Daffodils। वर्ड्सवर्थ की पोएम है डैफोडिल्स में ये लाइन आई है, दे स्टिच इन नेवर एंडिंग लाइन। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, हाइपरबोल, मेटाफॉर, एलिटेशन या क्लाइमेक्स। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, हाइपरबोल। क्वेश्चन नंबर 419. Springs rejuvenating powers of quickening a new birth in Sally's "Go to the West Wind" is first mentioned through the image of। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, क्लेरियन कॉल द azure sister that feels and heals and plains। क्वेश्चन नंबर 420. The wild spirit in "Ode to the West Wind" is called destroyer and preserver because। "Ode to the West Wind" में पीवी शैली ने वाइल्ड स्पिरिट को डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर कहा है, क्यों कहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट मेक्स द एग्जिस्टिंग लीव्स फॉल एंड कीप्स द सीड्स सेफ इन विंट्री बेड टू स्प्राइट अगेन इन स्प्रिंग। मतलब ये लीव्स को गिराती है और दोबारा से अंकुरित हो जाती है स्प्रिंग में, इसलिए इसको कहा है डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।